नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए 3 सितंबर करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट फिजिक्स एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा आज का सेशन। देखिए, यूपीएससी 2021 का जो है हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, सिर्फ टेस्ट सीरीज भी चल रही है, इसका भी पेड ग्रुप चल रहा है हमारा। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696060608 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक, हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उस पर इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम, और ये सारे चैनल्स एकदम फ्री हैं। आप लोग जाकर इसको ज्वाइन करिए सर्च करके, और इसमें पेड पीडीएफ की पिक्स भी फ्री में दी जाती है और काफ़ी बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपको मुहैया कराई जाती हैं। ठीक, हमारे जो आज के टॉपिक्स हैं टॉप 5 जो कि प्रीलिम्स और मेंस में आने के बहुत जिनके प्रबल चांसेस हैं वो वाले देख लेते हैं। हिस्ट्री से दारा शिकोह जी के संबंधित कुछ न्यूज़ में आया है, देखेंगे क्या है। बैसिलस कालमेट-गुएरिन, ठीक, ये टीबी की जो है वैक्सीन होती है, तो इसके बारे में देखेंगे। और जो है आपका कोरिया ने रिएक्टर शायद फिर से शुरू कर दिया है, ये IAEA ने बताया है, पूरी चीज़ देखेंगे। तो कोरिया यहाँ पे देखा जाए नॉर्थ कोरिया की बात हो रही है। ठीक, सेंटर की व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, जिसको अभी हम लोगों ने अगस्त के महीने में पढ़ा भी था, वो कुछ अलग है। दिल्ली की और एनसीआर के जो रूल्स हैं व्हीकल स्क्रैपिंग से संबंधित, उनसे कुछ अलग है, उसकी जानकारी यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखेंगे। और जो लेड होता है, ठीक है ना, लेड युक्त जो पेट्रोल होता था, अब उसको एरेडिकेट कर दिया गया है पूरी तरीके से। UNEP ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है प्रोग्राम, उसने ये जानकारी दी है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अपना पहला जो है हमारा टॉपिक दारा शिकोह जी से संबंधित है, GS पेपर 1 हिस्ट्री संबंधित है। अब देखिए क्या है कि अभी एक कमेटी बनाई गई थी, दारा शिकोह जी की जो कब्र है यानी समाधि है या फिर जो इनकी रेस्टिंग प्लेस है फाइनल, वो ये तो पता है कि भैया हुमायूं टूम में ही है, दिल्ली में जो स्थित है, लेकिन वहाँ पे कई सारी जो है ग्रेव्स हैं। ठीक है, 120 चैम्बर में 140 ग्रेव हैं, उसमें से दारा शिकोह जी की कौन सी है, ये जोड़ने के लिए कमेटी बनाई गई थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत। लेकिन वो लोग जो है मिस्ट्री ये बनी रही अभी ये पता नहीं लगा पाए हैं कि कौन सी पर्टिकुलर ग्रेव जो है दारा शिकोह जी की है। ठीक, आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर शाहजहाँ जी, ठीक, शाहजहाँ जो थे उनके बेटे जो है ये आपके दारा शिकोह थे, इनके ही बेटे जो है औरंगजेब भी थे। जब जो है पूरी कुर्सी की लड़ाई हुई तो औरंगजेब, वैसे दारा शिकोह का सपोर्ट था, शाहजहाँ का सपोर्ट था दारा शिकोह के ऊपर। ठीक, ये छोटे भी थे औरंगजेब, लेकिन औरंगजेब ने जो है लड़ाई करके दारा शिकोह को मार कर और जो है इनको जो है यहाँ दफना दिया था, लेकिन कोई ग्रेव इनकी नहीं पता चल पाई। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दारा शिकोह की और क्या क्या खासियत थी, जैसे उपनिषद हो गया, ठीक है ना, और भी कई सारे जो टेक्स्ट थे हिंदू धर्म के संस्कृत में, तो वो उन्होंने जो है पर्शियन लैंग्वेज में उसको जो है उसका ट्रांसलेशन किया। काफ़ी सेकुलर टाइप के थे, ठीक है ना, सेकुलर टाइप के थे। जैसा कि औरंगजेब के केस में डाउट तो है लेकिन इतना नहीं था। ठीक, उनका ये था कि कट्टर जो है थे, सेकुलर नहीं थे, ऐसा बोला जाता है। तो ये चीज़ है। 26 फरवरी 2020 को गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी, उसमें से ये था कि 120 चैम्बर में 140 ग्रेव में से पता लगाओ कि सिखों की कौन सी हैं, नहीं पता लगा पाए हैं। उसका एक कारण भी है, यहाँ पे कोई भी जो है यहाँ पर शिलालेख अंकित नहीं है, ठीक है ना, ग्रेव्स पर कि भैया ये फला की जो है ग्रेव है। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, बोन्स से लगा सकते हैं पता। दारा शिकोह के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म जो है 1615 में हुआ था, अजमेर में हुआ था, और ये तीसरे बच्चे थे और पहले बेटे थे आपके प्रिंस शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। ठीक, शाहजहाँ का ही ये क्या नाम है, कन्फर्म करके बताइएगा। और ये जो है इनकी जो सेकंड वाइफ थी शाहजहाँ की, मुमताज़ महल, उनके बेटे थे। ठीक, तो पहला बेटा था और तीसरा बच्चा था, ये समझ लेना। ठीक है, तो पहले 2 क्या हुई, लड़कियां हुई। तो दारा शिकोह जो है इनके भाई बहन जो है 13 भाई बहन थे, जिसमें से 6 बचे जो कि वयस्क हो सके। जहानारा बेगम, शाह सूजा, रोशनारा बेगम, औरंगजेब, मुराद बख्श और गौहरा बेगम। ठीक है,
तो ये काफ़ी लिबरल उदारवादी टाइप के थे, अनऑर्थोडॉक्स जो है, कट्टरवाद नहीं थे, मुस्लिम नहीं थे ये, मतलब कट्टरवाद मुस्लिम नहीं थे, इस तरीके से कह सकते हैं। और जैसा कि इनके फादर बिल्कुल शाहजहाँ भी कट्टर थे और जो इनका भाई था ये औरंगजेब, ये भी कट्टर था। इन्होंने जो है कई सारे जो हिंदी, अरेबिक और संस्कृत, इन सब लैंग्वेज के बारे में भी इन्होंने काफ़ी पढ़ा था। 1613 में इनकी मतलब ताशपोशी की बात हो गई थी, इनका शाहजहाँ का सपोर्ट भी था इनके ऊपर। लेकिन जो है बैटल ऑफ समूगढ़, ठीक है ना, यहाँ पे औरंगजेब ने इनको हरा दिया। और फिर जो है इसके बाद ये आगरा फोर्ट पे औरंगजेब जो है बिल्कुल आ गया, ठीक है, चला गया वहाँ पे। उसके बाद दारा सिखों ने फिर से सोचा कि नहीं यार, औरंगजेब को जो है कुछ मजा चखाया जाए, इससे जो है वापस लिया जाए। तो फिर से बैटल ऑफ देवराय जो थी, यहाँ पे फिर से जो है औरंगजेब ने इनको हराया और 4 औरंगजेब के जो कुछ आदमी थे उन्होंने इनकी मृत्यु कर दी, इनको मार दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। और इसके मतलब दारा सिखों के बेटे के सामने, डरे हुए बेटे के सामने मार दिया था, असैसिनेट कर दिया था। तो काफ़ी मतलब भयावह टाइप से इनकी हत्या करी गई 30 अगस्त 1959 को, ठीक। अगर इंग्लिश वाले कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 9 सितंबर हुआ। इनकी डेथ के बाद जो इनके रिवेन कहाँ पे हुमायूं टॉम में डाले गए ये पता नहीं है, ये पता नहीं लगा पाया गया है अभी भी। इसके द्वारा कराए गए, इनके द्वारा कराए गए कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं। एक तो मैंने बताया कि इनका हमेशा से ये था कि भैया हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, इस्लाम के बीच में अच्छा जो है समन्वय बैठाया जाए, दोस्ताना जो है रिलेशनशिप रहे, ये इनका हमेशा सोच थी। इन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स भी लिखी थी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ सकता है। अब सुनो ध्यान से, पहली बुक जो इन्होंने लिखी उसका नाम है मजमा उल बहरेन, जिसका मतलब होता है मिंगलिंग ऑफ 2 ओशियन। किसने लिखी? दारा सिखों ने, ठीक। सर ए अकबर यानी ग्रेट मिस्ट्री किसने लिखी? दारा सिखों ने, ठीक। और वो बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे कनेक्शन हिंदू और मुस्लिम के बीच में बनाने के लिए, ठीक है। इन्होंने उपनिषद जो कि हिंदू रिलीजन का जो है इम्पोर्टेंट सोर्स था, ठीक है ना, तो उसको भी इम्पोर्टेंट सोर्स है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के लिए जो है वो, उसको भी संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट किया था ताकि अच्छे से समझ सकें। और इन्होंने और भी क्या लिखा? रिसाले ए हक नुमा, ठीक, कंपास ऑफ द ट्रुथ, ये भी दारा सिखों ने लिखी। सहातियत या फिर हसानुत उल अरिफिन, ठीक, इन्होंने लिखी। इक्सिर ए आज़म, ठीक, इन्होंने लिखी। आपके ये सारे याद कर लो, डायरेक्टली पूछता है यूपीएससी, और बाकी लोग भी पूछ सकते हैं, स्टेट पीसीएस भी। अच्छा, इन्होंने जो भी लिखी बुक्स दारा सिखों ने, इसकी एक लाइब्रेरी है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो कश्मीरी गेट पे, वहाँ पे ये लाइब्रेरी है और म्यूज़ियम में बनाई गई है। सारे इनकी जो लिखे हुए हैं वहाँ पे हैं चीज़ें, ठीक। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसको रन करता है, रेनोवेट करके, पुनर्निर्मित करके चलाता है, ठीक। समझ में आ गया? हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था दारा सिखों जी के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है ये आपका गवर्नेंस से संबंधित हो सकता है, साइंस से भी आ सकता है, जीएस पेपर 2 और 3 में आएगा ये। बैसिलस कॉलमेट ग्वेरेन, ठीक, ये 100 साल हो गए इसको। और ये जो वैक्सीन आई थी ये आपकी 18 जुलाई 1921 में आई थी पहली बार, 100 साल के ऊपर हो गए हैं। इसमें कॉलमेट और ग्यूरिन जो है, एक्चुअली जो इसके इन्वेंटर्स थे उनका नाम था एल्बर्ट कॉलमन और कैमिल ग्यूरिन। और जो है ये ट्यूबरक्लोसिस को जो है सही करने के लिए की जाती है। बैसिलस बैक्टीरिया संबंधित है ये, और ट्यूबरक्लोसिस को मेनली की जाती है, और भी डिजीज़ को ट्रीट करता है ये वाली वैक्सीन, उसके बारे में भी जानेंगे, हो सकता है पूछ ले। तो ऐसी कंट्री जहाँ पे टीबी या फिर कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी कॉमन है, तो वहाँ पे एक डोज जो है बेबी को दी जाती है जैसे ही उसका बर्थ हो, जल्दी से जल्दी, ठीक। बीसीजी जो वैक्सीन होती है ये पहली बार 1921 में लाई गई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स हैं, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो आवश्यक दवाओं की सूची है, उसमें भी आपकी बीसीजी वैक्सीन आती है। 2004 से ये वैक्सीन जो है करीबन 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ बच्चों को हर साल दी जाने लगी पूरे दुनिया में। इंडिया में जो 1948 में जो है चालू हो गई थी, इसको दिया जाना चालू कर दिया गया था। फिर 1962 में इसको नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में लाया गया। और चिल्ड्रन में बीसीजी जो है स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देता है टीबी से निपटने में, और जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है वो मतलब वैसे तो वेरिएबल रहता है वयस्क और युवाओं में, ठीक, 0 to 80% तो रह सकता है, किसी को ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, किसी को कम। बीसीजी जो है इसकी प्रभावकारिता जो है बुरुली अल्सर, ठीक, उसके ऊपर भी है। अब कौन कौन से हैं उसके बारे में बात हो रही है। उसके अलावा जो नॉन ट्यूबरक्लोस माइकोबैक्टीरिया इन्फेक्शन है उसके खिलाफ भी इसकी प्रभावकारिता रहती है। इसके अलावा बीसीजी वैक्सीन को हम यूज़ करते हैं ब्लैडर जो कैंसर होता है उसके ट्रीटमेंट में भी,
ठीक। उपरोक्त टीके की प्रभावशीलता अगर पूछा जाए तो रेट जो है, इसकी जो दर है, ठीक है ना, टीबी इन्फेक्शन को मतलब ऐसा नहीं कि एक समान रूप से करता है, अलग अलग कर सकता है ये, क्योंकि डिपेंड करता है इम्यूनिटी जो ले रहा है उसकी इम्यूनिटी लेवल क्या है, ठीक। और करीबन जो है 20 साल तक तो इसकी प्रोटेक्शन रहती है। चिल्ड्रन में देखा जाए तो ये प्रिवेंट करता है करीबन 20% को कि वो इन्फेक्ट ना हो, और अगर कोई इन्फेक्ट हो भी जाता है तो उसको जो है डेवलप डिजीज नहीं होती है, ठीक, आसानी से मतलब हो जाता है इसका। लेकिन इसकी पूरा कोर्स करना जरूरी है। आप लोगों ने सुना होगा डॉट्स प्रोग्राम भारत में, इसका फुल फॉर्म जो बताइएगा, ठीक। तो ये किससे संबंधित है भी बताइएगा। वैक्सीन इज गिवन बाई इंजेक्शन इनटू द, मतलब इंजेक्शन लगाया जाता है स्किन में, और इसका कोई भी डोज जो है एडिशनल डोज दिया जाए तो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं देखा गया है। इसके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी रेयर हैं, दुर्लभ हैं, कभी कभार देखे जाते हैं। रेडनेस, स्वेलिंग, माइल्ड पेन, स्मॉल अल्सर हो सकता है। साइड इफ़ेक्ट जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको हो जाता है ज़्यादातर। और इट इज़ नॉट सेफ फॉर यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे इसको देना ठीक नहीं है। और तभी कहते हैं ना, बच्चा जब हो जाए तो उसके बाद तुरंत जल्द से जल्द इसको दिया जाए। और ओरिजिनली ये वैसे तो जो काऊ में जो माइकोबैक्टीरियम बोविस पाया जाता उसको ट्रीट करने के लिए दिया गया था, फिर बाद में इंसानों को भी दिया जाने लगा। क्षय रोग के बारे में अगर समझें, ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है ये समझ लेते हैं। ये होता है आपका किससे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। ये बैक्टीरिया जो है ज़्यादातर जो आपका लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनको अटैक करता है। हालांकि टीबी का बैक्टीरिया शरीर के किसी भी पार्ट को जो है अटैक कर सकता है, जैसे किडनी, स्पाइन, ब्रेन, ठीक। और जो भी मतलब इन्फेक्ट होता है टीबी बैक्टीरिया से, ऐसा नहीं है कि वो बीमार पड़े ही, ये भी बात है। अच्छा, एक एलिसा टेस्ट होता है, ये क्या है, ये इसके बारे में करके बताइएगा, ठीक। एज ए रिजल्ट 2 टीबी रिलेटेड कंडीशंस होती हैं। एक तो लेटेंट टीबी इन्फेक्शन होता है, ठीक, और दूसरा होता है आपका गुप्त टीबी संक्रमण हो गया, दूसरा हो गया टीबी डिजीज़, ठीक। अगर ये ट्रीट ना किया जाए तो भैया खतरनाक हो सकता है, ठीक। और ज़्यादा देखा गया एड्स वालों को टीबी हो जाती है। ये भी एक कनेक्शन है कि अगर मान लो आप पूछ ले कि क्या ज़्यादा चांसेस होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। सिम्टम ऑफ, और टीबी जिसको होती है उसको चेक भी किया जाता है कि एड्स वेड्स तो नहीं, दोनों का भी किया जाता है, टेस्ट होगा, ठीक। सिम्टम जो टीबी के हैं वो मतलब धीरे धीरे बढ़ते भी जाते हैं। कई बार ये कहा जाता है 3 हफ्ते ज़्यादा खांसी तो भैया टीबी हो सकता है, चेक कराओ। लंग्स को जो है वो चेक कराओ, लॉन्गर और पेन चेस्ट में होता रहता है, खून आ जाता है वो खांसते समय, स्प्यूटम जो होता है वो लंग्स में जम जाता है। ये सारी चीज़ें जो है टीबी से संबंधित होती हैं, ठीक। समझ में आ गई चीज़ें। तो ये है आपका टीबी संबंधित क्या मतलब बीसीजी वैक्सीन है, क्या टीबी होता है, सारी चीज़ें। अगला जो हमारा टॉपिक है वो इंटरनेशनल रिलेशन है, जीएस पेपर 2 में आएगा। कोरिया ने फिर से अपना न्यूक्लियर रिएक्टर चालू कर दिया है, ऐसा बोला है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये ऐसी एजेंसी है जो यूएन के अंतर्गत काम करती है, और ये चाहती है कि न्यूक्लियर जो पावर है, एनर्जी है, उसका उपयोग शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए, ना कि बम वम बनाने के लिए किया जाए। अब नॉर्थ कोरिया ने अगर अपने रिएक्टर चालू किए हैं तो ये बनाना चाहता है प्लूटोनियम, जो कि एक न्यूक्लियर फिसिल मटेरियल है, मतलब कि इसके जो है तोड़ के इसको अगर अब जो है एनर्जी जो निकलती है उसको कंट्रोल करके हम या फिर बम की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल करके बिजली बना सकते हैं। हालांकि प्लूटोनियम बना रहा है आपका न्यूक्लियर ये नॉर्थ कोरिया, और इसका उपयोग पता है किस लिए करेगा भैया, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किया करेगा। कुछ ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये इस समय कोरोना की वजह से काफ़ी वहाँ दिक्कतें हैं, यूएसए का ध्यान तालिबान की तरफ खिंच गया है, तो वो चाहता है कि फिर से अपनी तरफ ध्यान खींचा जाए। कुछ उनसे जो है वैसे इनके नेशन वाइड लॉकडाउन लगा हुआ, तो हालत बहुत ही ज़्यादा चरमरा गई है। और नॉर्थ कोरिया ने हमेशा ही जो उनका बजट होता है उसमें बहुत बड़ा एक पोर्शन जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम को दे रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा, अब तो इतनी आसानी से छोड़ने वाले तो उसको है नहीं है। साथ ही साथ कुछ जो है लोगों को हो सकता है ये टेक्नोलॉजी, या फिर कुछ लोगों को जो है ये बेचने वेचने के चक्कर में भी हो, जैसे पाकिस्तान वाले केस में हुआ था। पाकिस्तान के पास में जो है टेक्नोलॉजी थी पर मटेरियल नहीं था, जो कुछ नहीं था, तो उसने ऐसा बोला था कि नॉर्थ कोरिया ने मदद की थी। वहाँ का एक बंदा था AQ खान, पाकिस्तान का, ठीक है ना, इसने तो पूरा वॉलमार्ट खोल दिया था न्यूक्लियर बम बनाने का, तो ये चीज़ है। और यहाँ पर न्यूक्लियर जो नॉर्थ कोरिया है वो टेक्नोलॉजी जो ऐसा बोला जा रहा है कि देने के लिए या फिर फिसिल मटेरियल देने के लिए भी क्योंकि खरीदने वाले हैं वहाँ पर। तो IAEA ने ये बोला कि हालांकि हम लोग को एक्सेस तो नहीं दिया गया,
योंगब्योन साइट जो है जहाँ पर ये चालू किया गया है नॉर्थ कोरिया के द्वारा रिएक्टर, वहाँ पे इनको घुसने नहीं दिया गया। लेकिन सैटेलाइट इमेजेस हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए इनको ये पता चला है कि भैया इसने चालू किया है और जो है ये सारी चीज़ें हैं। तालिबान हो सकता है बेचना चाहता है, हो सकता है कोई मटेरियल, कोरोना से लोगों को जो है अपना ध्यान हटाना चाहता है, वहाँ की जो समस्याएं जो चलती रहती हैं उनसे भी ध्यान हटाना चाहता है, इसलिए नॉर्थ कोरिया करता है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे चलिए मैपिंग कर लेते हैं नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया देखिए ये सबसे बड़ी चीज़ है। एक तो यालू रिवर, ठीक है ना, जब 1948-50 में जब लड़ाई चल रही थी आपकी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की, तो साउथ कोरिया की मदद करते हुए यूएसए जो है घुस गया था और यहाँ तक पहुँचा। तो चाइना ने कह दिया ऐसा है कि अब बस रुक जाओ, इस नदी को पार मत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, हम सपोर्ट कर देंगे नॉर्थ कोरिया को। ठीक, तो ये यालू रिवर याद रखिएगा, थोड़ी कहानी इसलिए बताना जरूरी है ताकि आप लोग को याद रह जाए। और ईस्ट सी ऑफ जापान जो है आपका ये पड़ती है इसके ईस्ट में। ये क्या है, टैबैक जो है माउंटेन है, ये दोनों ही जगह होता है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में। ठीक, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। ये है आपका डीमिलिटराइज जोन, यहाँ पे ये 2 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है जहाँ पे मिलिट्री का जो है नहीं होता है। और एक चीज़ बता दूँ, जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो लड़ाई है वो अभी भी चल रही है। वहाँ पे कोई युद्ध विराम, खाली आर्मिस्टिस हुआ है, कोई मतलब एक घोषणा नहीं हुई कि हाँ अब हम कर रहे हैं लड़ाई, ऐसा नहीं। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग वॉर भी कहा जाता है। तो ये वाली डीमिलिटराइज जोन है, यहाँ 2 किलोमीटर जो है इसमें रहता है। तो इसमें जो है कोई भी मिलिट्री का जो है हस्तक्षेप नहीं हो सकता, कोई भी नहीं आ सकता एक दूसरी तरफ से। और बाकी ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ बे और आइलैंड्स यहाँ दे रखे हैं, कोरियन बे, येलो सी, ये थोड़ा सा मैपिंग में जरूर देख लीजिएगा। ठीक, मैप बुक रखिए, मैप बुक से पढ़ा करिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ है। देखिए इसका नाम वैसे नॉर्थ कोरिया का क्या है, DPRK, डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया। खाली डेमोक्रेसी लिख देने से नहीं होता है कुछ, ठीक है ना, है वहाँ पे डेमोक्रेसी कितनी है सभी को पता है। और यहाँ पे उल्लंघन ये कर रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम था। यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने जो कई सारे रेजोल्यूशन बनाए हैं उसका भी उल्लंघन कर रहा है, ऐसा ये बताया है IAEA ने। पोंगयांग जो है वाले जो आपका पोंगयांग से पूछा, नॉर्थ कोरिया की ये कैपिटल है। और ये वाली साइट कौन सी थी, योंगब्योन, ये याद रखना। ठीक, ये सारी चीज़ इसमें बताएगी। नॉर्थ कोरिया क्यों प्लान कर रहा है उसने, क्योंकि अपने कोरोना वायरस से सील्ड बॉर्डर कर दिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी का अपना ध्यान खींचने के लिए ये कर रहा है, साथ ही साथ USA का ध्यान खींचने के लिए। उससे हो सकता है कुछ अपना बेनिफिट निकालने की बात करे। ठीक, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, परमाणु प्रसार पर चिंता हो रही है। टेक्नोलॉजी हो सकता है बेच दे, या फिर वेपन ही लोग को बेच दे, या मटेरियल ही बेच दे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका ये यहाँ नॉर्थ कोरिया कर सकता है। ठीक, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है मैंने आपको बताया, ये एक स्वायत्त संस्थान है, आपका संगठन है, और 29 जुलाई 1957 में चलाया गया था। ठीक, इसका एक एडवांस एग्रीमेंट होता है, ये भारत ने अभी किया था 1-2 साल पहले। तो इसको जो बताइए कमेंट करके कि ये क्या चीज़ है। और एक इसका 1, 2, 3 करके भी होता है, वो भी बताइएगा। ठीक, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पीसफुल यूज़ होना चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी का, इसके लिए काम करता है। न्यूक्लियर वेपन के लिए नहीं यूज़ होना चाहिए। पीसफुल एप्लीकेशन न्यूक्लियर एनर्जी का साइंस टेक्नोलॉजी पहुँचे दुनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और लोगों को जो है प्रमोट कर सके, न्यूक्लियर सेफ्टी, न्यूक्लियर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड ये सब बढ़ सकें। ठीक, तो ये सारा काम जो है IAEA करता है, UN के अम्ब्रेला के अंतर्गत रहते हुए। केंद्र ने की वाहन स्क्रैपिंग जो नीति है वो दिल्ली NCR के नियमों से भिन्न है। बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या अंतर है बता देता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली ये कहता है कि हम फ्यूल के आधार पर जो है हम ये कहते हैं कि भैया जो डीजल वाली गाड़ियां हैं वो 10 साल से ऊपर फिर उसको जो है स्क्रैप करना पड़ेगा। जो पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं उसको जो है 15 साल के ऊपर स्क्रैप करना पड़ेगा। ठीक, और जो है वैसे जो RC बनती है, रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में, उसमें 15 साल का ही दिया जाता है। ठीक, तो ये एक कई लोग कहते हैं भैया फिर तुम 10 साल में कैसे कह सकते हो कि दिल्ली NCR में, NCR मतलब क्या, नेशनल कैपिटल रीजन। कल ही मैंने आप लोग को समझाया था कि क्या होता है NCR और NCT में डिफरेंस क्या होता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी और नेशनल कैपिटल रीजन में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो कई लोग कहते हैं कि भैया 15 साल की तुम RC दे रहे हो तो ये 10 साल में कैसे कटवा लोगे तुम 10 साल में। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें भी प्रदूषण के केस में हम कर सकते हैं स्क्रैप कराने के लिए। और कई लोग अगर स्टेट हैं वो ये क्या करते हैं कि 10 से
15 साल के बीच में जो है वो एनओसी देते हैं, ठीक, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, वेस्ट बंगाल भी है, एनओसी देते हैं। कुछ जिलों, कुछ जो है पूरे सारे जिलों में देते हैं, कुछ जो है कुछ कुछ जिलों में देते हैं। मेन ये है कि प्रदूषण के यहाँ पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट में एक प्रावधान भी है जिसके लिए, और उसके लिए अगर उल्लंघन उसका होता है, पोल्यूशन जो फैलाया, तो उसके लिए पेनलाइज भी किया जाता है, आपका जो है इसमें दंड भी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बात आई है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले में फ्यूल की कोई बात ही नहीं होती है। वो ये कहते हैं कि भैया यहाँ पे ओनरशिप की बात होती है। ये इस पे जो उन्होंने वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन, वो ओनरशिप के हिसाब से किया है। अगर कमर्शियल व्हीकल है तो 15 साल, अगर पर्सनल व्हीकल है तो 20 साल, ठीक। और उन्होंने कहा उसके बाद भी जो है पर्सनल के व्हीकल को लोग रख सकते हैं, अगर वो ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट में पास हो जाता है तो रख सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई मनाही नहीं है। तो ये कहा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे। तो इसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा था। तो दिल्ली एनसीआर की गवर्नमेंट ने बताया कि देखिए ऐसा है, हम फ्यूल के आधार पर करेंगे, डीजल गाड़ी है तो 10 साल में के बाद आपको हटानी ही पड़ेगी, स्क्रैप करनी पड़ेगी, और पेट्रोल है तो 15 साल, ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंने आपको बता दिया। कमर्शियल व्हीकल है तो 15 साल, पर्सनल व्हीकल है तो 20 साल, और उसके बाद भी आप रख सकते हो, अगर ऑटोमेटेड जो फिटनेस वाला जो ट्रायल है उसको अगर आप पूरा कर लेते हो तो फिर से रजिस्टर करा लो, स्क्रैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है जो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक का बटन तुरंत यहाँ पे जो है आप लोग को तोड़ना है, ठीक। तो देखिए प्रमुख बिंदु जो यहाँ पे बता दिए जाए। ऑटोमोबाइल दिल्ली एनसीआर ने तुरंत ये बता दिया 10 और 15 वाला, ठीक, क्लैरिटी दे दी, नोटिस निकाल के इन्होंने बता दिया ताकि जो है सेंट्रल पॉलिसी से लोग जो है कन्फ्यूज ना हो। सेंट्रल ने जो गवर्नमेंट ने जो 14 अगस्त को निकाली थी, ओल्ड व्हीकल क्लियरिंग ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट अगर हो जाए तो वो अपना घूम सकती हैं रजिस्ट्रेशन करा के। उन्होंने कहा था कि इसमें ओनरशिप के हिसाब से होता था। कमर्शियल वाणिज्यिक जो व्हीकल्स हैं, टैक्सी वैक्सी, ये सब 15 साल, और पर्सनल व्हीकल 20 साल तक जो है चल सकते हैं। अगर स्क्रैप तभी किए जाएंगे अगर वो ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो, ठीक। फ्यूल टाइप के हिसाब से वर्गीकरण यहाँ पे नहीं किया गया। दिल्ली एनसीआर के में लागू नियमों से भिन्न है, हाँ बिल्कुल भिन्न है, जैसे मैंने आपको बताया। ऑपरेशनल एज फ्यूल के हिसाब से हो रहा है, ठीक। और यहाँ पे जो है अगर कोई प्रदूषण फैलाता हुआ पाया जाता है तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंतर्गत एयर पोल्यूशन फैलाने के जुर्म में आपको जो है दंड भी दिया जा सकता है, ठीक, जो क्योंकि वहाँ पे 10 साल के ऊपर आप मान लीजिए डीजल गाड़ी चला रहे हो तो। दिल्ली लेकिन क्या पंजीकरण प्रमाण पत्र तो मैंने जैसा बताया आरसी 15 साल का दिया जाता है, तो दिल्ली एनसीआर में तो अलाउड नहीं है, ठीक। लेकिन बाकी स्टेट जो है दे सकते हैं 10 से 15 साल के बीच के टाइम में के लिए फिर से एनओसी लेना पड़ेगा, ठीक। ऐसी स्टेट्स कौन कौन सी? राजस्थान में तो पूरे स्टेट में आपको लेना पड़ेगा 10 से 15 साल के बीच में एनओसी, उत्तर प्रदेश में 33 जिलों में, और बिहार में 18 जिलों में, और महाराष्ट्र में 26 जिलों, वेस्ट बंगाल में BS4 के लिए लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये और मेघालय में पूरे स्टेट में आपको एनओसी लेना पड़ेगा, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो भी आपका एक तरीके से पेट्रोल से ही फ्यूल से ही संबंधित है। यहाँ पे क्या होता था, ये आप लोगों ने सुना भी होगा या फिर देखा भी होगा, 2000 के बाद सन 2000 अपना भारत में भी आपने देखा होगा, जब से भारत ने भी कह दिया कि हम अनलेडेड जो है, लेड जो होता है, शीशा इसको बोल सकते हैं, शीशा लिखा रहता था, शीशा रहित जो है पेट्रोल या फिर अनलेडेड पेट्रोल यहाँ पे मिलता है, तो उसी को जो है उन्होंने कहा कि हम चालू करेंगे। क्यों लाया गया था लेड पेट्रोल में, पहले ही समझ लेते हैं। जैसे आज हम लोग कहते हैं कि भैया एथेनॉल को जो है हम डालेंगे, मिक्स करेंगे, तो इसी तरीके से उस समय भी, हालांकि एथेनॉल वाला तो बढ़िया है, प्रूवन है कि ये फ़ायदेमंद है, लेड को लाया गया था कि जो इंजन होता है उसकी जो है कैपेसिटी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, लाइफ बढ़ जाएगी, तो इसलिए इसको जो है पेट्रोल के साथ मिक्स करके डालो तो अच्छा रहता है। लेकिन ये बहुत ही, जो लेड है बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन पैदा करने वाली चीज़ होती है। इसकी वजह से जो है हेल्थ डिजीज़ेस, पोल्यूशन, ये सब बहुत ज़्यादा, मतलब पानी पीने में, गैस, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलने लगा। तो इसके लिए क्या हुआ कि जो है UNEP जो संस्था है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर नायरोबी केनिया में है, उसने जो है मिलकर ये कोशिश करी कि पूरे विश्व से लेडेड, और इसमें जानते हो कि दिक्कत क्या होती थी, जो लेड से जो मतलब पोल्यूशन होता था तो प्री मैच्योर बच्चों की डेथ बहुत ज़्यादा होती थी। तो ये बड़ा एक जो है कोफ्त वाली बात थी, बहुत ही तकलीफ दे थी एक, ठीक। तो इसके लिए जो है UNEP ने प्रयास किया कि इसको एरेडिकेट किया जाए। अल्जीरिया एक ऐसा आखिरी देश था जिसने अभी जो है लेडेड जो शीशा वाला जो पेट्रोल था वो अब उसने अपने जितने भी जो खजाना, मतलब जो भी उसका भंडार था
वो सब खत्म कर दिया। तो अब पूरी तरीके से इरेडिकेट, उन्मूलन हो चुका है लेडेड पेट्रोल का, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, और इससे कई जो है 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख प्रीमेच्योर डेथ हो जाती थी, और जो कंट्रीज़ हैं उनकी अर्थव्यवस्था को भी हर साल एस्टिमेटेड करीबन अनुमानित $2.4 ट्रिलियन का नुकसान होता था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लेडेड पेट्रोल से संबंधित हैं। कौन सा देश आखिरी है? अल्जीरिया। अल्जीरिया बताइए कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? तुरंत अफ्रीका में आता है कि वेस्ट एशिया में आता है? बताइए। अच्छा, ठीक। और ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये आपका UNEP के द्वारा एक, ध्यान से सुनिएगा, एक कैंपेन चलाई गई थी जिसका नाम था PCFV, पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल एंड व्हीकल। ये किसने चालू कराई? UNEP ने। इसमें क्या जोर था कि लेडेड पेट्रोल जो है उसको खत्म किया जाए। पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल एंड व्हीकल, पार्टनर, मैं बता रहा हूँ इसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ से 20 से निकाल के UPSC पूछता है। फिर आप लोग पूछते हो यार पता नहीं कहाँ से आ गया यार, हमने तो सब कुछ पढ़ रखा था, ठीक, बड़ी बड़ी कोचिंगों के पढ़ रखे थे, लेकिन वो तरीका तो नहीं बता पाएंगे ना। फ्री में आपको देते हैं लेकिन वहाँ पे कुछ बताते तो है ना, हम लोग तो आपको बताते हैं कि भैया कैसे पढ़ना और किस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक, अपने एक्सपीरियंस के साथ में, और आपको याद भी करवाते हैं। तो PCFV जो है एक पब्लिक प्राइवेट यानी कि सरकार और प्राइवेट, सार्वजनिक निजी दोनों लोग के मिलकर भागीदारी के साथ में था। इसमें टेक्निकल असिस्टेंस, अवेयरनेस फैलाना, लोकल डीलर्स के जो चैलेंजेस हैं उनको अब वो करते हुए, ओवरकम करते हुए, और फिर जो है रिफाइनरी अपग्रेड को मतलब कराना ताकि उसमें शीशा ना यूज़ किया जाए, लेड ना यूज़ किया जाए। 1922 से जो यूज़ है टेट्रा इथाइल लेड का, वो पेट्रोल में एडिटिव की तरह यूज़ किया जाता था। इसे इंजन की परफॉर्मेंस बताते थे कि बढ़ जाती है, लेकिन ये पर्यावरण और जो सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है उसके लिए काफ़ी दिक्कत हो गई। और फिर 1970 से पेट्रोल प्रोड्यूस जो है दुनिया में करा जाने लगा भैया लेड वाला। फिर 2002 में एलिमिनेट करने की बात आई और भारत ने तो उसको मार्च 2000 से ही बैन कर दिया गया था, ठीक। शीशा युक्त जो पेट्रोल होता है से संबंधित चिंताएं क्या थी भैया? एयर, डस्ट, सॉइल, ड्रिंकिंग वाटर, फूड का कुछ भी नहीं छोड़ता, सब कुछ पोल्यूट कर देता है, सबको में जो है दूषित कर देता है। इससे हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर, ह्यूमन ब्रेन, चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा दिक्कत करता था, प्रीमेच्योर डेथ भी, और उनकी IQ पॉइंट्स भी करीबन जो है 5 से 10 कम कर देता है। 12 मिलियन चिल्ड्रन की जो है प्रीमेच्योर डेथ हो जाती थी और काफ़ी ट्रिलियन जो है नुकसान भी अर्थव्यवस्था का होता था। UNEP एक तरीके का यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत काम करता है। जो भी पर्यावरण से संबंधित चीज़ें हैं उनके बीच में समन्वय बैठा के बढ़िया रिस्पॉन्स निकालता है। ये है UNEP का मेन काम, ठीक। मॉरिस स्ट्रॉन्ग ने इसको एस्टेब्लिश किया था जब 1972 में यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस सम्मेलन चल रहा था, ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोल्म में 1972 के सम्मेलन में, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में ह्यूमन एनवायरनमेंट के जब ऊपर हुआ था तो मॉरिस स्ट्रॉन्ग जो है पहले डायरेक्टर बने UNEP के। इन्होंने UNEP को एस्टेब्लिश किया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी केनिया में है। बहुत ध्यान सुनना, न्यूयॉर्क लिखेगा आप तुरंत मार्क करके आ जाओगे, गलत हो जाएगा, इसलिए नहीं, इसको ध्यान सुनिए। और इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि लीडरशिप निकालना है, डिलीवर करना है, साइंस वाइंस का यूज़ करते हुए क्लाइमेट चेंज से लड़ो, और मरीन और जो इकोसिस्टम हमारे जो है स्थलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं वहाँ पर ग्रीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, पर्यावरण सुरक्षित रखना, ये सारी बात है, ठीक। और इसी के साथ में हम लोग आ गए अपने फेवरेट सेक्शन पे जिसका नाम है कौन बनेगा IAS PCS। इसमें हम लोग आपका प्रीलिम्स के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने चाहिए उस पर ध्यान देते हैं। देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए, सत्य जो है बताना है। इसका पहले नाम ट्रेन 18 था, क्या सही है कि ट्रेन 20 था? और फिर इसका नाम वंदे भारत रख दिया गया, और ये इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा बनाया गया मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत। इसको लॉन्च किया गया था 15 फरवरी 2015 से। क्या ये सही है कि गलत है? वंदे भारत ट्रेन जो है सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन लेस ट्रेन है, मतलब ठीक है ना, स्वचालित इंजन रहित ट्रेन सेट है। गजब भाई साहब। तो देखिए, दूसरा वाला स्टेटमेंट इसमें गलत हो गया, सत्य पूछा गया, तो दूसरा वाले अगर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करोगे तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, बी आंसर यहाँ पे हो जाना चाहिए। ट्रेन जो है ये आपका 2019 में लॉन्च हुई और ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी ऑपरेशनल जो परिचालन जो दक्षता है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अगस्त 2021 में वंदे भारत अभी 2 चल रही है, दिल्ली से बनारसी और दिल्ली से कटरा, लेकिन जो है मार्च 2024 तक इसको 102 वंदे भारत ट्रेन करने का लक्ष्य है। ये 15 अगस्त को मोदी जी ने बोला भी था, 67 ट्रेन एक्स्ट्रा बताई भी थी उन्होंने, ठीक।
एक यहाँ पे एक बढ़िया है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, मतलब हमारा जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनका मूल्यांकन करने के लिए प्रोग्राम है जिसका नाम है पीसा। ठीक, इससे संबंधित कौन से कथन असत्य हैं, फॉल्स हैं, पूछा गया है। तो देखिए ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, मतलब कितना जो है योग्यता है किसी बच्चे में। ठीक, 15 साल के कैंडिडेट की बात हो रही है आपका, और की रीडिंग में, आपका गणित में, ठीक, विज्ञान में, लिटरेसी में 3 साल के लिए देखा जाता है इसमें, और हर 3 साल में। और देखा तो मतलब नॉलेज को क्या वो अपना रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई कर पाते हैं। जैसे कई लोग में दिक्कत यहाँ पे ये आती है पढ़ाई में कि वो पढ़ते रहते हैं ABCD ABCD ABCD, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन उससे अगर आप वर्ड ही नहीं बना पा रहे हो, वर्ड से सेंटेंस ही नहीं बना पा रहे हो, सेंटेंस से पैराग्राफ ही नहीं बना पा रहे हो, पैराग्राफ से निबंध ही नहीं लिख पा रहे हो, तो क्या फ़ायदा ABCD पढ़ने का। तो यही चीज़ है कि जो आप चीज़ पढ़ो उसको अप्लाई ही नहीं करना आ रहा, तो क्या चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है पूछता है क्या, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट पहला है, बताइए। और ये इंटरनेशनल सर्वे होता है और आप सर्वेक्षण है, और आपका ये OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट जो है, इसके द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाता है। एकदम सही है, और ये फर्स्ट टाइम जो है कंडक्ट किया गया था 2005 में। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है गलत, तो 5 में नहीं पूछा गया था, उससे पहले पूछा गया था, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर होगा C। पहली बार ये 2000 में किया गया था, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था सिर्फ और सिर्फ 2009 में। देखिए हुआ क्या वहाँ पे कि हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु से कुछ बच्चे हमारे भेजे गए, और वहाँ पे भारत की रैंक आ गई 73 में से 72वीं। सिर्फ किर्गिस्तान को हमने पछाड़ा था, तो भारत जो है गुस्सा हो गया, उसने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, हम नहीं आएंगे अब। क्यों? क्योंकि हम जो है कंपटीशन से बहुत डरते हैं, तो खैर तब से नहीं गए। लेकिन अब 2022 में इंडिया वाले फिर से अपने स्टूडेंट भेज रहे हैं। अब की बार देखा जाएगा क्या है, क्या मतलब जो है किस हिसाब से करेंगे हमारे स्टूडेंट जो है परफॉर्म। चंडीगढ़ से बच्चे जा रहे हैं, ध्यान रखना। फील्ड ट्रायल भी पीसा का जो होता है शेड्यूल्ड है टू बी हेल्ड फ्रॉम सितंबर 2021। ठीक, तो ये कई सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते हुए ताकि आप उसको जो है अप्लाई करें और आंसर आपका सही हो, चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, ये हमारी कोशिश रहती है। तो इसी के साथ में अगर आप लोग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए और लोगों को शेयर और सब्सक्राइब करा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि हम लोग का जो एक लक्ष्य है, ये एक जो मिशन है वो कंप्लीट हो सके, बच्चों की उन्नति सिलेक्शन कराने का। आप लोगों को फिर से बता दूं, यूपीएससी 2021 का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप और सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696060608 पे मिल जाएगा। कंप्लीट पेड ग्रुप में आपको टेस्ट सीरीज और सारा मटेरियल सब कुछ आप लोगों को दिया जाता है। इसमें आपको कुछ भी और अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सारा तुरंत डाउट जो है गाइडेंस पूरी चीज़ें आपको मिलती हैं यहाँ पर। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। खूब पढ़िए, सुरक्षित रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन लेके रहना है। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।